नमस्कार। एक 27 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने। 7 सितंबर 1992 मध्य रात्रि 2:15 पर इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो कर्क लगन का उदय हो रहा था, यानी ब्रह्मांड में कर्क लगन का उदय और चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे थे। तो शुरुआत करते हैं लग्न और राशि से। लगन, कर्क लगन एक चंचलता का लगन है क्योंकि ये चर लगन है। भावुकता का लगन भी है, इमोशंस देता है, किसी के भाव में बह जाना, लेकिन गहन विचार भी देता है। साथ ही साथ लगन के ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर लगन पर जब दृष्टि देते हैं तो लगन के ऊपर एक अशुभ ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी दर्शाता है, चिंताएं भी दर्शाता है, थोड़ी से नकारात्मकता को भी दर्शाता है। सप्तम भाव में जब शनि बैठें, वक्री स्थिति में हो, सप्तमेश का सप्तम में होना वक्री स्थिति में विवाह से संबंधित स्थितियों में डिले कराने में सक्षम है, यानी विवाह को देरी से कराने का भी कॉम्बिनेशन इस कुंडली में मौजूद है। साथ ही साथ शनि जो कि यहाँ सप्तमेश हैं, वो विवाह के नवांश वर्ग में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। वहाँ भी शनि द्वादश में वक्री स्थिति में है, जिसने फिर से इस बात को दर्शाया है कि उम्र हो चुकी है 27 वर्ष और इस कुंडली में विवाह से संबंधित देरी के योग हैं। साथ ही साथ कभी कभी जिस व्यक्ति विशेष से इनका विवाह होता है वो इनके उम्र के बराबर या इनसे काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। वो स्थिति यहाँ ज़्यादा दर्शित हो रही है। लगन का मालिक चंद्रमा है। शास्त्र कहता है चंद्रमा मन का कारक है। आपके मन के ऊपर जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा वैसी ही आपकी मानसिकता हो जाएगी। चंद्रमा लगन और राशि, लगन का मालिक होके बैठा हुआ है। देखिए आप, छठे घर में राहु के साथ है, मंगल और केतु द्वादश भाव में, यानी ये व्यक्ति लग्न से और चंद्रमा से दोनों से मांगलिक है। कुंडली में मंगल दोष है। द्वादश भाव में मंगल केतु का योग, फिर से एक कॉम्बिनेशन बना विवाह में देरी का। ये विवाह में देरी भी दे सकता है, साथ ही साथ थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेदता भी देगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इनकी ही कुंडली है। बाकी सारी डिटेल्स तो जो लड़का जिससे शादी होगी उसकी कुंडली पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन इस कुंडली का जो प्रॉमिस मुझे दिखता है उसके बारे में मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। चंद्रमा जब छठे घर में राहु केतु एक्सेस में मंगल से प्रभावित हो, ये टेंशन्स, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ाहट, क्रोध, गुस्सा, थोड़ा स्वभाव में जिदपन देने में सक्षम है। लेकिन जब राहु के साथ हो और लग्नेश भी हो तो ये मन में भय भी देता है, मन में चिंता भी देता है, भावुकता भी देता है, व्यक्ति को नकारात्मकता में भी धकेल देता है। यानी कभी कभी व्यक्ति बहुत अधिक सोच के भावुक भी हो जाता है। राहु की दशा वर्तमान में चल रही है क्योंकि राहु यहाँ चंद्रमा के साथ है और मार्च 2020 से ही ये शुरू हुआ है। इसके बारे में अभी मैं आगे और चर्चा करूँगा। शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज, विवाह का कारक, वो नीच का होकर यहाँ बैठा हुआ है, यानी फिर से एक तीसरा योग विवाह से संबंधित स्थितियों को दर्शाने वाला। चतुर्थेश है, सुख स्थान का मालिक जब अपने से द्वादश में बैठे, यानी व्यक्ति के को घर के सुख में कमी देता है। यानी व्यक्ति जहाँ पर पैदा हुआ है वहाँ से छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर उसको वर्क करना पड़ता है। ये तीसरे घर में देखिए आप, दूसरे घर में बुध है, सूर्य है, बृहस्पति है। अब सबसे पहले बात करेंगे बुध की। बुध द्वादशेश, षष्ठ और तृतीयेश होके, यानी 12वें तीसरे घर का मालिक होके धन भाव में बैठा है। साथ में धन भाव का मालिक भी है, साथ में धन भाव का कारक भी है। ये वाणी के लिए अच्छा संयोग है। व्यक्ति की भाषा पे अच्छी पकड़ होती है। अपनी भाषा के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करेगा। अपनी भाषा से जीवन में पैसा कमाने में सक्षम होगा। घर परिवार को सहयोग देने वाला, घर परिवार की तरफ से सहयोग लेने वाला होगा। पैसे के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन ये स्थिति थोड़ा सा व्यक्ति को फिजूल खर्चे भी बना देती है, या व्यक्ति को धन संचय करने में, धन को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आती है। किसी न किसी प्रकार के खर्चे उसके पास रहते हैं जिसके कारण उसको जीवन में प्रॉब्लम होती है। बृहस्पति जो कि कुंडली में छठे और भाग्येश का मालिक भी है, यानी बृहस्पति शत्रुओं को हराने वाला प्लेनेट है।
शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव रखने वाला प्लैनेट है, पिता से सहयोग पाने वाला प्लैनेट है, भाग्य को उजागर करने वाला प्लैनेट है। वाणी का अपने प्रोफेशन में ज़्यादा इस्तेमाल करना ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। किसी को समझाना, मैनेजमेंट संभालना, अपनी बातों से प्रभावित करना, या जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ इनकी बोलचाल की भाषा का भी उपयोग अच्छा खासा यहाँ देखा गया है। कर्म भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक मंगल द्वादश भाव में राहु केतु एक्सेस में बैठा है। कर्मेश द्वादश में हो यानी कर्म के लिए दूर जाना पड़ेगा। पंचमेश जो कि शिक्षा का मालिक है, हो सकता है शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़े। साथ ही साथ ये पंचम भाव संतान का भी है। संतान प्राप्ति में समस्या होना या संतान प्राप्ति में देरी या कष्ट से संतान होने का इंडिकेशन यहाँ दिखाई दिया है, क्योंकि मंगल इनके सप्तांश यानी संतान की कुंडली में भी देखिए तो शुक्र मंगल केतु का संयोग छठे घर में है। ऐसे लोगों को संतान में बाधाएं या कभी कभी मिसकैरेज के बाद संतान हो रही है, और संतान प्राप्ति में बाधा यानी डिले संतान का होना, प्रॉब्लम से होना, चीरे टाँके से यानी जिसको मिसकैरेज भी कह सकते हैं, और ऑपरेशन से यानी सिजेरियन डिलीवरी भी यहाँ हम कह सकते हैं। ये तो कुंडली की ग्रहों की स्थितियाँ हुई हैं। मंगल बहुत मजबूत है, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एजुकेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। सूर्य बहुत अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है। थोड़ा सा मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हॉरोस्कोप थोड़ी कमज़ोर हुई है। राहु की दशा इस बच्चे को मार्च 2020 से शुरू हुई। राहु 6th हाउस में लगन लॉर्ड 6 चंद्रमा के साथ, योग कारक मंगल से दृष्ट और बृहस्पति से दृष्ट, यानी राहु की दशा घर से दूर ले जाएगी, दूर स्थान पर ले जाकर तरक्की देगी। व्यक्ति स्वयं के बल पर अच्छा प्रोफेशन करेगा, स्वयं के बल पर अच्छा कार्य करेगा, प्रगति करेगा, अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, उस नौकरी में अच्छी खासी तरक्की भी प्राप्त करेगा। ये राहु की दशा में बहुत हद तक अच्छा दिखता है, लेकिन ये राहु का कॉम्बिनेशन मानसिकता के लिए अच्छा नहीं। व्यक्ति को अकेलापन का एहसास, मन में नकारात्मकता, टेंशन्स, भावुकता, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना या किसी प्रकार की चिंता रहना, वो भी यहाँ दिखता है। थोड़ा सा ये मन के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, तो चंद्रमा यहाँ साथ में है जो मन का कारक है, तो यहाँ हेल्थ का भी कारक है। आपको अपनी हेल्थ का भी यहाँ अच्छा खासा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक तरफ राहु जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर है, वहीं ये मेंटली और फिजिकली लाइफ के लिए अच्छा नहीं। राहु की दशा है, राहु बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति इसको देखता भी है। नवांश कुंडली जो विवाह के लिए देखी जाती है, राहु वहाँ एकादश भाव में एकादशेश शुक्र के साथ चंद्रमा से दृष्ट है। देखिए चंद्रमा यहाँ भी राहु केतु एक्सेस में आ गया, तो मानसिकता वाली प्रॉब्लम तो लगातार चल रही है, टेंशन्स वाली, लेकिन प्रोफेशनली व्यक्ति अपने जीवन में जीत हासिल करता है। बट इस दौरान आपको अपनी मानसिकता और अपने शरीर दोनों को स्वस्थ रखना होगा। अंत में मैं उपाय ऐसे बताऊंगा जिनसे इनको रिलीफ मिलेगा। चलिए बात करता हूँ शादी के बारे में। शादी और शादी की लाइफ, देखिए शादी की लाइफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, शादी डिले होगी, वो मैंने इसमें बता ही दिया है। और बाकी इनके पति की कुंडली पर भी निर्भर करेगा कि क्या सिचुएशंस बनती हैं। राहु की दशा, अभी राहु में राहु चल रही है। राहु में राहु एक अच्छा संयोग इस कुंडली में बनाता है शादी का नवंबर 2022, यानी अगर अच्छे योग के बारे में शुरू करें तो वो अभी मार्च से शुरू हुआ है। जिसको शुरू हुए अभी 3 महीने भी प्रॉपर नहीं हुए हैं, तो योग तो शुरू हो चुका शादी का। तो पहली बात, शादी का योग दिखता है। दूसरा, मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़रूर अपने बच्चे से पूछें कि उनकी निगाह में कोई लड़का है तो वो बता दें, क्योंकि यहाँ एक मनपसंद शादी के योग भी दर्शित हो रहे हैं, यानी आप पहले से ही किसी को जानते हों, वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर परिवार के लोग पहले से ही जानते हों लड़के वालों को, तो वैसा भी योग दिखता है। तो मैरिज के लिए राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा में मैरिज होगी, यानी अभी से योग शुरू हुआ है, नवंबर 22 तक बहुत अच्छा योग है। आप लड़कों को देखिए, 2, 3, 4 लड़के देखिए, उनकी पत्रियाँ मिलाइए, क्योंकि कुंडली मिलान करके विवाह आपको यहाँ करना है। जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन लड़की की कुंडली में दिखते हैं वो लड़के की कुंडली में नहीं होने चाहिए, तभी विवाह चलेगा। गुण मिलान के चक्कर में बिल्कुल ना आए कि हाँ जी गुण मिलते हैं 36 में से 30, लेकिन अगर सेम कॉम्बिनेशन लड़के के हॉरोस्कोप में मिल गए तो आप ये समझ लीजिए ये स्थिति बहुत ख़तरनाक एरिया तक जा सकती है। तो उस चीज़ का आपको यहाँ ख़ास तौर पर ध्यान
रखना है। करियर वाइज हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। घर से दूरी के इंडिकेशंस हैं। ये दशा एक ऐसी दशा है जो आपको दूर स्थान पर यानी विदेश तक ले जाने में भी सक्षम है। राहु में बृहस्पति नवंबर 22 से आएगी आपके जीवन में। ये आपका जीवन में एक बड़ा स्थान परिवर्तन करा सकती है, साथ ही साथ आपको विदेश से भी ऑफर दिलाने में सक्षम है। जहाँ तक मैं बात करूँ परमानेंट स्थायित्व की कि भी क्या ये इनका स्थायित्व जीवन में कभी विदेश में ही हो पाएगा, तो अभी तो नहीं दिखता है। अभी तो लंबे समय तक भी नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा दिखता है कि कहीं थोड़े समय के लिए जाएंगे, विदेश में नौकरी करके वापस आ जाएंगे, तो वो स्थिति दिखती है। लेकिन करियर वाइज ग्राफ अपने आप में ठीक है, क्योंकि राहु दशमांश कर्मांश कुंडली में भी 11th हाउस में शनि की राशि में बैठा है। ये सिचुएशंस अपने आप में ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए चंद्रमा फिर से केतु के साथ, यानी मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है। तो फ्यूचर के हिसाब से ठीक है। मेंटली और फिजिकली मुझे प्रॉब्लम दिखाई दी वर्तमान की स्थिति को लेकर। अब स्थिति अभी शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स हैं। एक टेंशन्स तो ये आफ्टर मैरिज शादी हो गई लेकिन अब पति से तालमेल अच्छा नहीं है, उसको लेकर भी तनाव की स्थिति आ सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस हॉरोस्कोप का एक कमज़ोर पार्ट है मैरिज। अब इस कमज़ोर पार्ट को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जिसकी हॉरोस्कोप होती है, अगर वो स्वयं इस चीज़ को समझे, इस वीडियो को सुने कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन इस चीज़ से मुझे कमज़ोर दिया, यानी इसको मैं स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करने के साथ साथ मैं उस पर जो बातें बताई गई हैं उन पर अमल करूँगी, उनके बारे में सोचूंगी, विचार करूँगी, और उनके लिए कुछ जो बेहतर हो सकता है वो मैं स्वयं करूँगी। तो सबसे पहली पूजा आपके लिए मैं बताता हूँ कि आप रोज़ाना सुबह उठिए, नहाइए धोइए, सबसे पहले संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद पाठ कीजिए आप रुद्राष्टकम का। ये दोनों के दोनों पाठ आपको गूगल से मिल जाएंगे। संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम दोनों का एक एक बार आप पाठ यहाँ कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक बात। दूसरा, ये तो हो गई पूजा। इनके नाम से इनके पिताजी या ये स्वयं भी उसमें अगर आ जाएं, तो समय समय पर साल में 3 बार करा लो, 4 बार करा लो, हर 3 महीने में 1 बार करा लो, रुद्राभिषेक कराया करो। रुद्राभिषेक कराने से इनकी हेल्थ यानी मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पे मजबूत रहेंगी ये, और इनको सभी प्रकार से लाभ भी मिलेगा। तो रुद्राभिषेक इनके नाम से कराते रहिए। साल में 4 बार करा सकते हैं, 2 बार भी करा सकते हैं, शिवरात्रि भी करा सकते हैं। तो जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे वो इनके नाम से इनके फादर भी करा सकते हैं, और स्वयं भी ये उसमें आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक पुखराज रतन पहनने की सलाह मैं यहाँ इस बच्चे को ज़रूर दूंगा कि इनको एक अच्छा सा 6.25 रत्ती बहुत है, 6.25 रत्ती का पुखराज इनको यहाँ पहनना है, और श्रीलंकन पुखराज इनको पहनना है, सर्टिफाइड स्टोन इनको ये पहनना है। आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त यहाँ कर सकते हैं, वो इनके लिए एक फ़ायदेमंद स्थिति रहेगी। तो पुखराज पहनिए और जो उपाय बताए हैं वो कीजिए, और इस वीडियो को ये ज़रूर सुने, क्योंकि इनको सुनने से ज़रूर कोई ना कोई लाभ अवश्य मिलेगा। और जो उपाय बताए हैं उनको करेंगे तो बहुत ही स्थिति बेहतर रहेगी। लंबे समय तक जब आप उपाय करते हो, ईश्वर की आराधना करते हो, तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ जवाब दिए हैं। उपाय कीजिएगा। नमस्कार।